तो हाँ भैया, आज दीपावली है। आप सभी को और देशवासियों को हैप्पी दीपावली। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? हमारे बीच सुमित भैया है, बंधु लोज के सबसे गणमान्य चर्चित व्यक्ति, और पूरा बंधु लोज अगर किसी का बात मानता है तो वो सुमित भैया का है। तो सुमित भैया, आज 2022 के साल के दीपावली के अवसर पर आप बंधु लोज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग सब जानना चाहते हैं, कृपया उस संदेश को आप सबके सामने रखिएगा। सबसे पहले आप लोग को शुक्रिया कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मुझसे आप वक्तव्य चाह रहे हैं। सबसे पहले पूरे देशवासियों और पूरे झारखंड वासियों को और इस बंधु परिवार, इस लॉज के सारे परिवार सदस्यगणों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि ईश्वर पूरे देश में शांति और विकास का फैलाव करें और लोग जो हैं सो एक दूसरे से भाईचारे और शांति के साथ आगे बढ़ें और साथ रहें, सुरक्षित रहें और सहयोग के साथ अच्छे से दीपावली मनाएं। और मेरा यही कहना है कि पटाखा जलाते समय सावधानी बरतें। लेकिन एक सवाल रहेगा सुमित भैया, आप मैंने बंधु लोज जो है, ये बंधु लोज के साथ हमारा बहुत ही आत्मीयता का संबंध रहा है, तो उस संबंध में आप बंधु लोज के लिए आप क्या मतलब कुछ कहना चाहते हैं? बस बंधु लोज के लिए, बस वो बाकी के लिए ये बंधु लोज, मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि ये बंधु लोज के सभी सदस्य जो है सो एक परिवार की तरह है। इसीलिए परिवार में थोड़ी मोटी खटपट होती रहती है, लेकिन उसको कोई मायने नहीं है। और ये जो बंधु लोज जो है, इसका माहौल बहुत अच्छा है और सारे लोग एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। कुछ यहाँ जो लोग अभी उपस्थित नहीं है, अधिकतर लोग तो घर चले गए हैं, उन लोगों के लिए भी, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरे लिए भी ये संदेश है कि इस लॉज को हम लोग स्वच्छ रखें और साफ रखें। हाँ, तो सुमित भैया, अभी एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो हम लोग यहाँ सुविधा दिए हुए हैं अभी बंधु लोज के लिए, जितना भी सुविधा है बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे टीचर निकल के गए हैं, 5-10 टीचर अभी 2016-22 से निकल के 18 में ज्वाइन किए हैं, जो भी किए हैं। और अभी हम लोग नेट का सुविधा दिए हैं, जो नेट हम लोग के पास बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरत हो गया। मोबाइल में सर्च करते हैं, तो आज हम लोग लॉज में नेट का सुविधा दिए हैं। उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? इस सुविधा को किस तरह से लाभ उठा सकते हैं लोग, यहाँ के स्टूडेंट? जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन किए हैं पूर्ववर्ती सदस्यगण, उनका तो तहे दिल से शुक्रिया। और जो यहाँ के जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि सारे लोग अपने क्षमता के अनुसार सारे लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, उनको भी धन्यवाद। और आज के समय में चूँकि पढ़ाई की बहुत सारी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चली गई है, तो कहीं ना कहीं डेटा की आवश्यकता हर विद्यार्थी को है। मेरा यही कहना है कि आपको नेट मिला है और ये बहुत अच्छा सुविधा है, लेकिन इसका सकारात्मक लाभ उठाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो नेट अगर आपको मिला है तो आप उससे ऑनलाइन क्लास करें, कुछ चीज़ों को ढूंढें जो आपके पढ़ाई और सिलेबस पर आधारित हो। हाँ, आपके पास समय हो तो कुछ एंटरटेन भी कर लें, लेकिन अधिकतर समय उसका एंटरटेन के लिए न लगाएं, या सिर्फ मैच दिन भर, अभी ये मैच, कभी वो फुटबॉल, कभी क्रिकेट, उसके चक्कर में न रहें। आप पढ़ाई करें और एंटरटेन भी करें, लेकिन ज़्यादा जो फोकस जो लगाया गया उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा करें। हाँ सुविधा, एक क्वेश्चन और रहेगा कि हम लोग यहाँ पर इतना संख्या में लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप भी यहाँ रहते हैं तो कि सक्सेस रेट यहाँ का कितना है? इस लॉज से आप देखेंगे कितना, बताइएगा। देखिए, सक्सेस रेट को अभी आकलन इस तरीके से करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम नहीं होती है। जिस वर्ष एग्ज़ाम हुई, अधिकतर लोग जो टीचर के थे वो निकल गए, फिर इधर 2-3 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हुई। तो सक्सेस रेट को उस तरीके से तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर समय से सरकार एग्ज़ाम ले और सही तरीके से अगर रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, तो निश्चित तौर पर बंधु लॉज का जो सक्सेस रेट है मिनिमम 70 से 80% रहेगा ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल है सुमित दा, सुमित आप बार कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ सरकार और एक तरफ स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को कुछ मतलब नहीं, उसको जल्द से जल्द नौकरियां लेना है। यहाँ पे जितने भी बंधु लोज से दूर दूराज से बहुत ही मतलब गरीबी स्थिति का मतलब अपने गरीबी स्थिति को मतलब बर्दाश्त करने के बाद बंधु लोज में रह रहे हैं। यहाँ का आप कंडीशन भी देखते होंगे, तो वैसा कुछ मतलब हाई फाई वाला कंडीशन नहीं है, मतलब कि आप मतलब यहाँ पे रह सकते हैं बस।
लेकिन जो आप स्टूडेंट को जो संदेश देना चाहते हैं कि वो आप तैयारी करें, आंदोलन करें, क्योंकि स्टूडेंट के पास उतना समय नहीं है कि वो मतलब आंदोलन करे, 2-4 साल वेट करे। तो सुमित भैया, इसके ऊपर में जो आप जो संदेश देना चाहते हैं बंधु लोच को, क्योंकि आपका मैंने अच्छा खासा मतलब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है ये सारे चीज़ों पे, तो बंधु लोच के सारे मतलब जितने भी छात्र हैं वो जानना चाहते हैं कि हम लोग मतलब क्या करें कि हमारा जल्द से जल्द नौकरियाँ हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं अभी छात्रों को कहूँगा कि पहले जो जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं वो पहले उसका खूब अच्छा से तैयारी करें, 2 महीना कम से कम। उसके बाद आंदोलन की अगर स्थिति उत्पन्न होगी कि बिना आंदोलन के परीक्षा नहीं होगी तो आंदोलन में जाना ही होगा। लेकिन छात्र में एकता की कमी है। होता क्या है, जो ज़मीनी स्तर पर जो देखा जाता है कि कहाँ पर छात्र आंदोलन में मार खा जाते हैं, कि जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और चीज़ का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारे अभ्यर्थी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कि अरे उनका फॉर्म है मैं नहीं जाऊंगा, उनका एग्ज़ाम है मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। इस चीज़ से दूर होना होगा। सारे अभ्यर्थी को एक साथ आना होगा, भले वो किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, C ग्रेड, D ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, कोई भी। छात्र का मतलब होता है सिर्फ छात्र, न कि सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, शिक्षक वाले हैं तो उसमें सिविल वाले बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, कोई JEE वाले दे रहे हैं तो उसमें बोलेंगे कि हम नहीं जाएंगे। किन्हीं को भी समस्या हो तो सारे लोगों को जाना होगा। मतलब सुमित भैया, आपका कहने के हिसाब से मतलब साफ साफ आ रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबका समस्या एक ही है। मतलब कि अगर सिविल सर्विस के साथ ये कंडीशन हो रहा तो आने वाली जो JPSC का एग्जाम है या JSSC का जिसमें पुलिस का एग्जाम है, सबके साथ सेम कंडीशन है। तो सब स्टूडेंट को एकता दिखाना होगा। लेकिन एकता जो है वो मतलब स्टूडेंट को ये चीज़ का अनुभव नहीं है कि सारा एग्ज़ाम का जो कंडीशन है लगभग एक ही है। तो जो स्टूडेंट है तो उसके लिए मतलब एक फाइनल जो होता है कि मतलब बाकी हमें ये करना चाहिए, क्या है कि स्टूडेंट के पास ज़्यादा समय नहीं है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, बहुत ही गरीब स्थिति में वो जैसे तैसे वो समय काट के यहाँ पे रह लेता है। मतलब अपने आप को एक जैसे होता नहीं है पत्थर रख के हम लोग को ज़िंदगी पाल रहे हैं, उस हिसाब से वो ज़िंदगी पालता है। तो मतलब स्टूडेंट को क्या ऐसा करना चाहिए, वो थोड़ी सी छोटी सी बात। देखिए, मैं कहूँगा, देखिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट है ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो मस्ती के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो वैसे भी लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं वैसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। इतना सीरियस स्थिति में भी उनको मजाक सूझ रहा है कि कल क्या होगा, और यही मजाक की स्थिति में झारखंड की दुर्दशा हो गई है। सही बात यही है कि राजनेताओं को या उनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए किसान के बच्चों को, और अभी भी वो मजाक के मूड में है। तो खामियाजा कौन उठाएगा? आम आदमी। जब तक सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, तब तक आकलन नहीं होगा। मेरा सारे अभ्यर्थियों से एक ही अपील है कि आप सिर्फ अभ्यर्थी हैं, आप छात्र हैं, आप किसी के भक्त नहीं है, कोई नेता, कोई पार्टी या किसी कार्यकर्ता नहीं है। आपका और किताब का सिर्फ संबंध है। अगर नेतागिरी करना है तो किताब छोड़िए और नेतागिरी करिए। सुमित, एक क्वेश्चन रहेगा, अभी झारखंड में जैसे 2019 के बाद हेमंत सरकार आए हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना सरकार अपने जो वादा किए थे उसमें कितना वो खरा उतरे हैं और झारखंड कितना उन्नति के काम कर पाए हैं? वो देखिए, अगर एक सामान्य आदमी से मोटा मोटी अगर पूछिएगा तो वो बोलेगा, वो आकलन करेगा कि सरकार बोली थी बिजली बिल में ये करेंगे सुधार, वो कर दी, पुराना पेंशन लागू कर दी, 32 खतियान लागू कर दी, तो आदमी कहेगा कि सब तो जो सरकार बोली वादा तो कर दी। लेकिन सही बात यही कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ये सरकार भी न्याय नहीं की। ये बात बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। से पैदल सरकार 2 साल अपने कोरोना में निकाल दी कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। उसके बाद हो रहा था कि पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन सब मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए पैसा है। और अभी भी सरकारी विभाग में बहुत से हैं लोग, लेकिन जिनको हर महीना वेतन नहीं मिल रहा है।
तो हेमंत सरकार को अभी सोचने की जरूरत है कि जल्दी जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करें और ईमानदारी से सही लोगों का चयन करें। आपको याद होगा यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका एग्जाम होता है, आप कभी नहीं किसी अभ्यर्थी मुंह से सुने होंगे कि हम बनाए थे, हमसे कम वाला पास कर गया। लेकिन झारखंड में जो भी परीक्षा होता है सारा परीक्षा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय चला जाता है, सीबीआई तक की जांच हो जाती है और न्याय नहीं मिलता है। एक बात तो आपने एकदम सीधे क्लियर कर दिया है कि जितना भी एग्जाम होता है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है वो झारखंड में नहीं है। एकदम ही ट्रांसपेरेंसी का है कि बहुत सारा आंदोलन होता है। जेपीएससी के स्टूडेंट 1 महीना तक यहाँ भूख हड़ताल करते हैं लेकिन उन्हें सुना नहीं जाता। ये बात एकदम आपने क्लियर कहा है, लेकिन हमें उस कंडीशन के हिसाब से ढलना भी है। तो हम लोग जो है स्टूडेंट उस हिसाब से ढलना भी पड़ेगा, ठीक है। और बात है कि स्टूडेंट के पास एक बहुत ही असमंजस वाला स्थिति है कि हम क्या करें क्या नहीं। मतलब जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी है उनसे भी अगर पूछा जाए कि क्या करना चाहिए तो उनके पास भी सटीक जवाब नहीं है। क्या है कि उनका भी एक्सपीरियंस जो है ना वो इतने मतलब मैंने क्या कहा जाए, राजनीति कहा जाए या व्यवस्था कहा जाए, तो हर तरीके से मतलब खराब है। तो वही बस सुमित भैया बस 1-2 मिनट में और कुछ अगर बता देते हैं इस, क्योंकि देखिए अभी तो 2022 का अंतिम साल आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है उम्र भी पार होने जा रहा है, ठीक है। और जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें तो वो उतने तार्किक नहीं ना है कि वो निकाल पाए, तो जो छोटे छोटे एग्जाम है उनको कैसे किया जाए। देखिए मेरा कहना है कि आप पहले जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो पहले प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे सिर्फ एक सीट पर नौकरी करनी है। कभी आकलन कीजिए ही नहीं कि कितना सीट है, एक व्यक्ति को एक ही सीट चाहिए। आप यही मान के चलिए कि एक सीट है, हमको उसी में फाइट करना है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। और जो सिलेबस है उसको 1 बार 2 बार 4 बार ध्यान से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आए तो कोई अच्छे प्रोफेशनल टीचर के पास जाकर समझिए और उस सिलेबस के हिसाब से उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, बार बार अध्ययन कीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। अगर एक सीट पर भी ईमानदारी से अगर रिजल्ट निकलता है और अगर उतना नंबर हम लाएंगे तो कैसे बाहर कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सारे छात्रों से अपील रहेगा सुमित भैया कि फिर खूब तो पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। लेकिन सुमित भैया फिर बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि आप मेहनत का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप मतलब एक स्टूडेंट है जो मैक्सिमम शायद कितना 130 नंबर का वो बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कटअप जो है 140 चला गया, ठीक है। और 140 कटअप जाना है मतलब जेपीएससी जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टॉपर होते हैं उनका 50% के आसपास नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जब पीटी का ही नंबर आपका माने 70% तक चला जाएगा तो वो किस आधार पर वो तैयारी करेंगे? देखिए आप कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है इसलिए उसका मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग है अधिकतर भीड़ को छांटने के लिए। प्रीलिम्स में होता ये है कि बहुत अच्छे अभ्यर्थी भी बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दिन है, आपका दिन चला या नहीं चला, आपने बहुत पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। या बहुत सारे वैसे लोग हैं कि बस प्रीलिम्स पास कर गए, मेंस उनको कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन था वो उनके पढ़े हुए क्वेश्चन से आ गया। तो मेरा कहना है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न को देखते हुए अच्छे से तैयारी करें और उसी हिसाब से पढ़ें। तो सुमित जी लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक ठो कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जो आया है, आप उस सरकार से कितना सहमत हैं और कितना आप उसमें मानते हैं कि वो झारखंड के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं? झारखंड के उन्नति के लिए सरकार काम कर रही है कि नहीं तो राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि सरकार तो खुद ही कब जाएगी लिफाफा में बंद है, सरकार तो लिफाफा में बंद है। और हर दिन घोटाला ईडी का छापा पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी जो भी लोग हैं सारे लोग ईडी के रडार पर हैं। यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में आया था कि साहेबगंज के एसपी और डीसी भी आ गए हैं रडार पर, क्योंकि जो पंकज मिश्रा हैं उनसे फोन पर बात की थी और कुछ ठिका को पैरवी कर लेकर मामला चल रहा था। जब कोई व्यक्ति को सजा हुआ है फिर वो फोन पर बात कर रहा है और एसपी और डीसी को निर्देश दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार भ्रष्टाचार में ही लिप्त है और सरकार को बचाया जा रहा है या गिराया जा रहा है वो राजनीति का विषय है। लेकिन हेमंत सरकार से जो उम्मीद थी छात्रों को
पढ़े लिखे को उस चीज़ पर सरकार खरी नहीं उतरी है। सिर्फ 252 दिन में रिकॉर्ड जेपीएससी का रिजल्ट देने से नहीं होता है, क्योंकि उस रिजल्ट में भी भ्रष्टाचार हुआ। जो लोग प्रीलिम्स दिए ही नहीं वो मेंस में पास हो गए। ये गलत किसी से छिपा नहीं है। पीटी में जिनका ओएमआर नहीं है वो पीटी में पास कैसे हुए थे? पहले तो जेपीएससी मानी नहीं, फिर बाद में मानी। अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है तो हेमंत सोरेन को जी सरकार से क्वेश्चन जरूर रहेगा कि अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था उनका क्वेश्चन हर रहा है कि अभी तक मतलब पीटी ने दिया और मेंस में आ गए हैं, अभी तक कैसे आ गए? अभी तक कटअप नहीं दिया गया। कटअप अभी देना जरूरी है। क्यों? और दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को कटअप दे के निकाले और दिखाए कि आप कितना साफ कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के तहत काम करे। यही अभ्यर्थी उनको वोट दिए थे और पढ़े लिखे जब तक वोट नहीं देंगे किसी राजनीतिक दल को तब तक उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। जी आज क्वेश्चन लास्ट रहेगा सुमित भैया। दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी और देशवासियों को भी, और साथ में जो हैं हम लोग के साथ में जो पत्रकार हैं उससे भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं। सुमित भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कुछ हमारे बंधु लोग के लिए अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किए उससे बहुत ही मतलब हम लोग को मतलब एक एनर्जी मिला। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरे बंधु लोग की ओर से सुमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आखिरी बात यही कहना चाहेंगे कि अंधेरा कहीं और चला जाए, बंधु लॉज में रोशनियों का बौछार आया है। ठीक है, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सभी को रहेगा बंधु लॉज की ओर से। हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।